हम लोग बात कर रहे थे आपका संस्वीकृतियों पर बात चल रही थी, और आज जो बात होनी है वो जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 उस पर बात होनी है। और खाली 24 ही नहीं, तो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 28 और 29, इन 3 सेक्शन को नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मिलाकर ये एक सेक्शन बना दिया उन्होंने। कौन सा सेक्शन? 22, धारा 22, इस पर बात होगी। और वो कहता है कि धमकी, उत्प्रेरणा या वचन इसके द्वारा कराई गई जो संस्वीकृति है ये कब विसंगत होती है। यानी धमकी, उत्प्रेरणा और वचन, इससे अगर संस्वीकृति कराई गई है तो सदैव विसंगत होगी? नहीं, ये नहीं है। धमकी, उत्प्रेरणा और वचन, इससे अगर संस्वीकृति कराई गई है तो केवल उन दशाओं में विसंगत होगी जो दशाएं पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 इसमें वर्णित है। ये सर्वसामान्य नियम नहीं है कि धमकी, उत्प्रेरणा और वचन इससे कराई गई संस्वीकृति विसंगत होती। आप एग्जामों में इन्हीं आधारों पर चीजों को गलत करते हैं। जैसे सुबह हमें दिखाया था, ठीक है, सवाल कि हिंदू मैरिज, इसमें अगर आयु पूरी नहीं हुई है पक्षकारों की तो विवाह वैध है, नो डाउट, लेकिन दंडनीय है। अगर पेपर में पूछा गया है और खाली वैध लिखा है तो बात पूरी नहीं लिखी है। बेर की बात पूरी देखी जाएगी, वैध किंतु दंडनीय, और सही विकल्प होगा वैध किंतु दंडनीय। कानून में कुछ छोड़ नहीं सकते, कानून की यही विशेषता है कि इसमें छोड़ा कुछ नहीं जा सकता। तो वो लिख रहा है कि धमकी, उत्प्रेरणा या वचन इससे अगर संस्वीकृति कराई जाए तो वो कब विसंगत होती है। इस कब शब्द के प्रयोग में ये तय कर दिया कि विधायिका यहां पर विविक्षित रूप से यह भी लिख रही है कि धमकी, उत्प्रेरणा और वचन इससे यदि संस्वीकृति प्राप्त की जाए तो वो सदा और सर्वदा विसंगत नहीं होती है। ठीक है ना, ये भी लिख रही है क्योंकि उसने कब शब्द का प्रयोग ये कर दिया। उसने कहा उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन। अब एक चीज और, पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रपीड़न आधार नहीं दिया है। वहां धमकी, उत्प्रेरणा और वचन, यहां प्रपीड़न की बढ़ोतरी ये हुई। और जो युग की आवश्यकता है वो युगीन आवश्यकता ये कहती भी है कि प्रपीड़न बढ़ जाना चाहिए था। तो जो पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसे और प्रभावी बनाया है, उसकी धार को कुंद ये नहीं किया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नए सिरे से बनाना गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। जैसे आपको समाज में बहुत सारे लोग कहते मिल जाएंगे ना कि जरूरत क्या है, चलता रहा था पुराने से काम, ठीक है। फिर अगले जब आप तर्क दोगे जरूरत यह थी कि उस साक्ष्य अधिनियम को युगीन ये बनाना था, तो वो कहेंगे संशोधन कर देते हैं। आप कपड़े में उसके फट जाने पर जगह जगह पर पैबंद ये लगाना पसंद करेंगे? अरे कितने पैबंद लगाए जाएंगे? एक स्थिति तो आती है जब कपड़ा इस कदर पैबंदों से भर जाता है कि आप ये कहते हैं कि अब इसे बदल ही दो, ज्यादा ठीक है।
265A, 65B, देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, रोज उसमें संशोधन यही करना है। अरे एक स्थिति तो आएगी जहां पर ओवरऑल नया अधिनियम आना चाहिए, तो वो स्थिति आ गई, और उस स्थिति के आ जाने के कारण, ठीक है, नए सिरे से भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये अधिनियमित हुआ है, और उसमें युगीन आवश्यकता के अनुरूप जो जोड़ा जाना चाहिए वो जोड़ दिया। प्रपीड़न पहले नहीं था, अब जोड़ दिया। तो धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न, इसके द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है? हमने कहा संस्वीकृति स्वीकृति भी है, ठीक है ना, संस्वीकृति स्वीकृति भी है, इसलिए उसने कहा दंडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। यानी इन परिस्थितियों में भी जो यहां वर्णित, अगर कोई संस्वीकृति कराई गई है तो वह संस्वीकृति के रूप में विसंगत हो सकती है, लेकिन अगर वह स्वीकृति के रूप में सुसंगत हो सकती है तो हो जाएगी, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, वो स्वीकृति के रूप में अगर सुसंगत हो सकती है तो उसके उस रूप में सुसंगत होने में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो कहता है उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई स्वीकृति दंडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है, कब विसंगत होती है, इस शब्द का प्रयोग हुआ है, और कब एंटोनिम है, विलोम है सदा और सर्वदा का। इसका मतलब नियम यह नहीं है कि धमकी, उत्प्रेरणा और वचन द्वारा कराई गई स्वीकृति ये सदा और सर्वदा विसंगत होती है। नियम इस प्रकार नहीं है, इसका एक ही अर्थ ये निकलना है। देयर आर सिचुएशंस जिनमें इस प्रकार की संस्वीकृति दंडिक कार्रवाइयों में विसंगत हो जाएगी। वे सिचुएशंस वे इस धारा में वर्णित हुई हैं, लेकिन उनका वर्णन हम करें इससे पहले एक बात खूब समझ लीजिए। धमकी, उत्प्रेरणा और वचन, इससे कराई गई संस्वीकृति के विसंगत होने का आधार यह नहीं है कि यह झूठ ही होगी, ऐसी कोई उपधारणा नहीं है। हां, यह ठीक है कि धमकी, उत्प्रेरणा, वचन और प्रपीड़न, इससे कराई गई संस्वीकृतियों के झूठ होने की संभावना है, लेकिन ये झूठ ही होंगी ये कोई गारंटी नहीं है। हमने आपसे कहा बहुत मारेंगे नहीं तो बता दो सच, तो आप जो कुछ बता रहे हैं वो मेरे डर में झूठ ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे डर में मेरी इच्छा के मुताबिक झूठ बता रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। संभव यह भी है कि आपने मेरी अथॉरिटी से डरकर सच ही बताया हो। यानी धमकी, उत्प्रेरणा, उत्पीड़न और वचन, इससे कराई गई संस्वीकृति के विसंगत होने का जो नियम विधायिका ने पारित किया है वो इस आधार पर नहीं कि इस प्रकार से प्राप्त संस्वीकृति हमेशा झूठ होगी, यह सोचकर विधायिका ने यह नियम नहीं बनाया है। और हम में से सब यह यूं कहें, हम में से अधिकांशता ऐसा ही मानते हैं, जबकि यह बात पूरी तरह गलत है। क्यों? यह हमारे अनुभव इसके खिलाफ है। हम रोज समाज जीवन में देख रहे हैं, आदमी कहते नहीं, हड़काए जाने पर, धमकाए जाने पर सच उगल देता है, ये रोज ही हम देखते हैं।
लेकिन इसके बाद भी यहां उसे विसंगत ये कर दिया। क्यों? इसलिए कि एक खतरा है, एक डर है। डर क्या है? कि ये जो धमकी उत्प्रेरणा वचन और प्रपीड़न है, इससे बचने के लिए अगर आदमी कमजोर दिल का हुआ तो वो झूठा भी दोष स्वीकार कर सकता है, या एक क्रूर व्यक्ति क्रूरता की सीमाओं को तोड़कर या उसे धमकी उत्प्रेरणा वचन प्रपीड़न आदि के आधार पर मजबूर कर सकता है कि वो झूठ बोले, ये झूठी संस्वीकृति कर ले। और संस्वीकृति का मतलब हुआ वो उतने तथ्यों को स्वीकार कर ले जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि उसने अपराध किया, और वो दायित्व का, ठीक है, शिकार ये हो जाए। इस बात की एक संभावना ये तो है ही। और हमने आपको बताया था जब हम साबित करने के भार के बारे में बात कर रहे थे कि दांडिक मामलों में साबित करने का जो भार है वो क्या है? युक्त संदेहों के परे साबित किया जाए। और ये युक्त संदेहों के परे साबित किया जाए, इसको किन शब्दों में अधिनियमित किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? तो उन्होंने कहा है कि साबित का अर्थ होता है कि दिए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यह विश्वास करे कि अमुक स्थिति है, और आप किसी भी स्थिति के होने का विश्वास ये तभी करते हो जब उस स्थिति के होने में आपको कोई संदेह न बचे। जब तक आपको किसी स्थिति के होने में कोई संदेह रहता है तब तक आप ये कहते हो कि हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा है, ऐसा है, ये तभी कहते हो। जबकि आपको वैसा होने में कोई संदेह ये न रहे। तो ये जो शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साबित शब्द के अंतर्गत रखे गए, ये दांडिक कार्रवाइयों के लिए, और हमने इनका औचित्य आपको बताया था कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड दीज वर्ड्स। तो हमने कहा था कि चूंकि दांडिक मामलों में हम अभियुक्त से कुछ लेंगे, और जो लेंगे वह उसकी स्वतंत्रता होगी, वह उसकी फ्रीडम होगी, जो सबसे मूल्यवान अधिकार है व्यक्तित्व का। दास के पास यही तो नहीं है, ठीक है, जो व्यक्तित्व का सबसे मूल्यवान अधिकार है, हम वही ले लेंगे उसकी। इसलिए अगर 1% भी संदेह है तो हम उसके इस मूल्यवान अधिकार को नहीं लेंगे। दीवानी मामलों की बात अलग है, वहां अगर यह संभाव्य है, दिए गए साक्ष्य के आधार पर ऐसा लगता है कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व रहा होगा, वहां बात दूसरी है, वहां तो हम कुछ देंगे। अगर गलत चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गलत ढंग से आपसे कुछ ले लिया गया तो ये बहुत खराब स्थिति होगी। और इसीलिए दांडिक न्याय प्रशासन में जो स्वर्णिम सिद्धांत है, उसे स्वर्णिम सिद्धांत कहा है। स्वर्णिम सिद्धांत, पागल नहीं है लोग। यह अलग बात है कि उनकी बुद्धिमत्ता आपको समझ में नहीं आती। इसे स्वर्णिम सिद्धांत कहा है कि 1000 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष, इसे सजा नहीं होनी चाहिए। यह एकदम औचित्यपूर्ण कथन है। एक निर्दोष की फ्रीडम, जो उसके व्यक्तित्व का सबसे मूल्यवान अधिकार है, हम उसी को ले लें। ये कितनी खराब बात है। तो नो डाउट वह कन्फेशन जो धमकी उत्प्रेरणा या वचन इससे आया है, अब इसमें प्रपीड़न ये भी शामिल कर लें, ये सच हो सकता है, लेकिन ये झूठ भी हो सकता है, संभावना इसकी भी है।
और जब इसकी भी संभावना है तो इसे अस्वीकार करना, यही श्रेयस्कर है दांडिक न्याय प्रशासन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आपको सेक्शन का जस्टिफिकेशन यह समझ में आना चाहिए, तब सेक्शन का कॉन्सेप्ट यह क्लियर होता है। Why the section has been enacted by the legislature in such a form, it must be understood by you। एक और कारण है इस सेक्शन को इस भांति इनेक्ट करने का, और वो कारण क्या है? न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होना नहीं चाहिए, मीनिंग देयर बाय न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, तभी न्यायिक प्रक्रिया पर जनता का विश्वास यह आएगा। अन्यथा न्यायिक प्रक्रिया पर जनता का विश्वास आएगा नहीं। और अगर न्यायिक प्रक्रिया से जनता का विश्वास ये खत्म हुआ तो स्थिति बहुत खराब होगी। वही जॉली LLB 2 उसमें जो जज का रोल प्ले कर रहा है उसकी एक ही बात हमें अपील करती है। ठीक है, वो ये कहता है कि कोर्ट इसमें लाखों केस होंगे, लोग शिकायत करते हैं न्यायालय से कि कुछ नहीं होता, वहां भ्रष्टाचार है, वहां ऐसा है, वहां वैसा है, लेकिन इसके बाद भी उनमें एक विश्वास है कि अगर उनके साथ कोई गलत करेगा तो न्यायालय उनके उस दर्द को सुनेगा और उन्हें अनुतोष देगा। यह विश्वास है उनके मन में, और इसलिए वो कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। ठीक है, फिर भी वो ये कहते हैं, इस विश्वास को बनाए रखना ये इस आपराधिक न्याय प्रशासन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ठीक है, इस विश्वास को कायम रखना, और इस विश्वास को कायम नहीं रखा जा सकता अगर इस प्रकार का सेक्शन इसमें नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि धमकी, उत्पीड़न और वचन या प्रपीड़न से जो संस्वीकृति की गई वो सही हो, ठीक हो, लेकिन जनता क्या संदेश लेगी? जनता ये संदेश लेगी कि मार मार के करवानी होगी। बिल्कुल ठीक की है उसने, बिल्कुल सही की है उसने, और बिल्कुल सही सजा उसे हुई है, लेकिन इंप्रेशन क्या होगा, मैसेज क्या होगा? मैसेज ये होगा कि राज्य बहुत ताकतवर था। भाई सजा ये तो राज्य ही देगा, न्यायालय भी राज्य है, सरकार भी राज्य है, बस जब न्याय प्रशासन की बात होती है तो मस्तिष्क की भूमिका में न्यायालय होता है। वो अपने हाथों को यानी कार्यपालिका को यानी सरकार को ये आदेश देता है कि ऐसा कीजिए, और वो ऐसा कर देते हैं। तो जनता में जो मैसेज होगा वो ये होगा कि न्यायालय भी राज्य और पुलिस भी राज्य, जबरदस्ती बेचारे को फांस दिया, और अकर्मण्यता इसको बढ़ावा ये भी मिलेगा। पुलिस भी क्या करेगी? अगर संस्वीकृति आ गई उसके बाद कुछ करेगी ही नहीं, और डर इस बात का भी है कि मार मार के संस्वीकृति करा लेगी। मतलब हर प्रकार से, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू इससे आप सोचें, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं। अब यही वो बातें हैं जो आम आदमी की समझ नहीं आती है, और वो बड़ी मूर्खतापूर्ण ढंग से इस बात की वकालत करता है कि व्यक्ति को उसके द्वारा की गई संस्वीकृतियों के आधार पर
सजा दी जानी चाहिए। ये नियम इतना खराब है, ये हर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। किसी को भी संस्कृतियों के आधार पर सजा नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं तो प्रक्रिया के नियम क्या कहते हैं, चाहे सीआरपीसी हो चाहे एविडेंस, दोनों जगह ये कहा कि संस्वीकृति जो कि स्वीकृति का ही एक रूप है, इसके आ जाने के बाद भी न्यायालय अन्य साक्ष्य की मांग कर सकता है। ठीक है, मामले का अंत यहां नहीं होगा। और संस्वीकृति आ जाने के बाद भी सीआरपीसी के प्रोविजन के मुताबिक क्या कहा, जब ट्रायल्स पढ़ते हैं हम तो क्या कहा कि अगर आरोप विरचना के उपरांत अभियुक्त ने दोष को स्वीकार किया तो न्यायालय दोष सिद्ध कर सकता है। यानी अगर वो ट्रायल की मांग करे, अगर वो दोष को स्वीकार न करे तो ट्रायल चलेगा ही, लेकिन वो स्वीकार भी कर ले तो भी न्यायालय दोष सिद्ध कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कर ही देगा। ठीक है, ये नियम बड़ी रिफाइंड ढंग से, ठीक है, यहां सेक्शन 22 में शामिल किया गया है। संस्वीकृतियों के आधार पर दोष सिद्ध करना ये कभी ठीक नहीं है। अगर अभियुक्त ने संस्वीकृति की भी है तो जब एफआईआर लिखी थी तो आप ज्योतिषी तो नहीं थे कि आपको मालूम है कि आगे ये संस्वीकृति कर लेगा। ये आपको मालूम तो नहीं हो सकता क्योंकि आप ईश्वर नहीं हो सकते। एज ए विवेचक जब एफआईआर लिखी थी तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपकी जिम्मेदारी थी कि एफआईआर के जो तथ्य हैं उनकी सत्यता का अन्वेषण करना। यह भी तो हो सकता है ये जो एफआईआर लिखाने वाला यही झूठ बोल रहा है, अभियुक्त से कोई दुश्मनी तो नहीं हो सकती। सभी को न्याय देना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक राज्य का यह कर्तव्य है, और जो सभी को न्याय देना उसमें अभियुक्त भी तो शामिल है। तो एज ए इन्वेस्टिगेटर आपकी जिम्मेदारी क्या थी कि आप अभियुक्त की संस्वीकृति अगर उसने की भी है तो उस पर अविश्वास करिए। ये हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, उसे न्याय देना भी तुम्हारा ही काम है। उसके लिए स्वयं की जिम्मेदारी नहीं कि वो न्याय ले, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप न्याय दें। ठीक है ना, चीजों के फर्क को समझिए। ये गारंटी आपने दी कॉन्स्टिट्यूशन में कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू एवरीबॉडी। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ। ठीक है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसकी स्वतंत्रता किसने दी है गारंटी? इट इज यू। और जब आप हैं ये तो उसने कर ली संस्वीकृति, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी तो यही है कि आप फिर भी साक्ष्य का संकलन करें और ये देखें कि उसके विरुद्ध जो साक्ष्य है वो क्या उसे दोषी सिद्ध करता है। और अगर उसके विरुद्ध संकलित साक्ष्य उसे दोषी सिद्ध करता है तो उसके द्वारा की गई संस्वीकृति यह भी ठीक है। यानी संस्वीकृति के बाद भी साक्ष्य संकलन का दायित्व, ठीक है, संवैधानिक, नैतिक और विधिक प्रावधानों के अनुसार आप ही पर है, आप ही पर है। तो ऐसी संस्वीकृति जो धमकी, उत्पीड़न और वचन या प्रपीड़न इससे ली गई है, इसे विसंगत कर देने में अभिव्यक्त रूप से दिक्कत भी क्या है? कर ही देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर विसंगत कर देंगे
तो फिर पुलिस या अन्वेषण अभिकरण ये डिमोरलाइज नहीं होगा। इससे लगेगा कि अगर हमने अभियुक्त को धमकी, उत्पीड़न, वचन, प्रपीड़न ये दिया भी, वो तो संस्कृत कर भी ली, तो हमें मिलेगा क्या? अंततः तो वो विसंगति हो जाएगी। तो एक स्वस्थ, स्वच्छ और निर्भीक, निष्पक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए ये इस प्रकार का उपबंध जरूरी है। ठीक है, ये नहीं होगा तो निष्पक्ष अन्वेषण ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? दिस इज द जस्टिफिकेशन, ये औचित्य है इस सेक्शन का। अब देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन ये कह रहा है कि धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न इससे कराई गई संस्वीकृति कब विसंगत होती है, उसने कब शब्द लगाया। इसका मतलब यह निकला कि यह संस्वीकृति सदा और सर्वदा विसंगत नहीं है। कुछ परिस्थितियां, तो परिस्थितियां कौन सी हैं देखें। कहता है अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती। अभियुक्त व्यक्ति, उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा कि अभियुक्त बनने के बाद यदि अभियुक्त ने कोई संस्वीकृति की है, ठीक है, और वह उन व्यक्तियों द्वारा धमकी, उत्पीड़न और वचन या प्रपीड़न किए जाने पर किए जो, और उन परिस्थितियों में किए जो इस धारा में वर्णित है, तो वह विसंगत होगी। ये नहीं कहा उसने कहा अभियुक्त व्यक्ति, अभियुक्त बनने के बाद नहीं कहा। इससे सीधा मतलब निकल आता है कि इन व्यक्तियों के द्वारा जो इस धारा में वर्णित है और उन परिस्थितियों में जो इस धारा में वर्णित है, उन व्यक्तियों द्वारा धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न दिए जाने पर और उन परिस्थितियों में जो इस धारा में वर्णित है, यदि कोई व्यक्ति संस्वीकृति करता है तो भले ही उस समय, जिस समय वो संस्वीकृति करे, उस पर अपराध का अभियोग न होने के कारण वो अभियुक्त की संस्थिति में न हो, बाद में उस पर अपराध का अभियोग आए और वो अभियुक्त की संस्थिति में आ जाए, तो भी वह संस्वीकृति जो अभियुक्त न होते हुए उसने की थी वह विसंगत ही रहेगी, सुसंगत नहीं होगी। और आपसे प्री में यहां पर सवाल खूब बनते हैं कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभियुक्त होने से पूर्व धमकी, उत्पीड़न या वचन के परिणाम स्वरूप संस्वीकृति की थी, यह संस्वीकृति सुसंगत है अथवा विसंगत। बाद में वो अभियुक्त हो गया, ठीक है ना, तो वह संस्वीकृति विसंगत ही रहेगी, क्योंकि यहां क्या लिखा है, उसने कहा अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति। अभियुक्त बनने से पहले, अभियुक्त बनने के बाद ऐसे किसी शब्द का प्रयोग यहां नहीं है। वो तो सीधे कहा है अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है। ये सामान्य नियम। कब होती है विसंगत? अब कामा के बाद वो बता रहा है कि विसंगत ये कब होती है, क्योंकि हमेशा तो होती नहीं। कब विसंगत होती है? यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में, यहां पर अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में भिन्नता है। भारतीय विधि कहती है कि अभियुक्त को जो धमकी, उत्पीड़न और वचन मिलना चाहिए वो आरोप के बारे में होना चाहिए, यानी धमकी, उत्पीड़न और वचन, इसके द्वारा अभियुक्त को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि अगर वो धमकी, उत्पीड़न और वचन के आधार पर काम करेगा तो उसकी आरोप के बारे में स्थिति अच्छी या बुरी ये हो जाएगी। ठीक है, ये उसे विश्वास दिलाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान की विधि कहती है कि धमकी, उत्पीड़न और वचन ये जो अभियुक्त को दिया जा रहा है, इससे अभियुक्त को यह विश्वास आना चाहिए कि अगर वो धमकी, उत्पीड़न और वचन के आधार पर काम करेगा तो आरोप के बारे में उसकी स्थिति अच्छी या बुरी हो जाएगी। जैसे हम आपसे कहें, हम मीनिंग भाई, अगर हम वो व्यक्ति भी हैं जो इस धारा में वर्णित है
ठीक है। और उस व्यक्ति की हैसियत में जो इस धारा में वर्णित है, हम आपसे कहें कि अगर अपराध का आरोप स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें हम इस मोहल्ले से निकाल देंगे। संस्वीकृति और आप कर लेते हैं, विसंगत नहीं है, क्योंकि यह धमकी, उत्पीड़न और वचन आरोप के बारे में नहीं है। अगर आरोप स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी जो स्थिति होगी वो ये कि आप इस मोहल्ले के रेजिडेंट नहीं रह जाओगे। जबकि सेक्शन अपेक्षा क्या कर रहा है कि अभियुक्त को आरोप के बारे में धमकी, उत्पीड़न और वचन दिया जाना चाहिए, अर्थात उसे यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि अगर उसने धमकी, उत्पीड़न और वचन के आधार पर काम किया या नहीं किया तो उसकी स्थिति आरोप के बारे में खराब या अच्छी ये हो जाएगी। ये यानी हम ये कहें उस व्यक्ति की हैसियत में जो इस धारा में वर्णित है कि अगर तुमने अपराध के आरोप को स्वीकार कर लिया तो हम तुम्हें बचा लेंगे, यानी अपराध के बारे में उसकी स्थिति अच्छी या बुरी ये होगी, ये विश्वास उसे होना चाहिए। अगर इसकी कमी है, अपराध के आरोप के बारे में धमकी नहीं दी गई है, तो भले ही उसी व्यक्ति के द्वारा दी गई हो जो इस सेक्शन में वर्णित है, ठीक है, तो भी केवल इस सेक्शन में वर्णित व्यक्ति उसके द्वारा धमकी, उत्पीड़न या वचन या प्रपीड़न इसके द्वारा संस्वीकृति कराई गई है। केवल इस आधार पर विसंगत नहीं होगी। धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न आरोप के बारे में होना चाहिए। आरोप के बारे में मीनिंग करवाए, उसे यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए अभियुक्त को कि अगर उसने धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न के आधार पर काम किया तो जो आरोप उस पर है उसके संबंध में उसकी स्थिति या तो अच्छी होगी और या खराब। ये रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन की। अगर सिर्फ इतना ही कहा गया कि अगर तुमने अपराध का आरोप स्वीकार नहीं किया तो तुम भाई इस मोहल्ले में नहीं रह पाओगे, कहीं रहो जाके, और फिर आपने स्वीकार कर लिया, तो यह संस्वीकृति विसंगत नहीं है। कब विसंगत होती है? जब सारी कंडीशंस पूरी हो जाए। सारी कंडीशंस कौन सी हैं? कि धमकी, उत्पीड़न, वचन और प्रपीड़न हो और आरोप के बारे में हो। ठीक है, आरोप के बारे में और क्या हो? ठीक है, यदि उसके किए जाने वाले न्यायालय को प्रतीत हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में ऐसी धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से। अंग्रेजी विधि यह कहती है कि चाहे आरोप के बारे में धमकी, उत्पीड़न या वचन या प्रपीड़न दिया गया हो और चाहे किसी अन्य बारे में, अगर धमकी, उत्पीड़न, वचन और प्रपीड़न इससे संस्वीकृति प्राप्त की गई है तो वह विसंगत होगी। ठीक है, अगर वहां इस ढंग से भी संस्वीकृति प्राप्त की गई कि आपने आरोप स्वीकार नहीं किया तो हम आपको यहां रहने नहीं देंगे, और अभियुक्त ने आरोप को स्वीकार कर लिया, तो भी वह विसंगत है, उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान में यह बात नहीं है। हिंदुस्तान में आरोप के बारे में दी गई तब वह विसंगत होगी। ठीक है, यद्यपि जैसे पुलिस ने कहा कि तुम अगर अपराध का आरोप स्वीकार नहीं करते तो हम तुम्हें मोहल्ले में नहीं रहने देंगे, आपने स्वीकार कर लिया, तो ऐसी संस्वीकृति धारा 22 के आधार पर विसंगत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस आधार पर तो विसंगत है कि वो पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई है। ठीक है ना, इसलिए इससे भ्रम में नहीं पड़ना है, क्योंकि मूर्ख लोग जो होते हैं वो आपकी बात को एकाकी ढंग से समझते हैं और फिर आपकी आलोचना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, एविडेंस एक्ट पूरा पूरा पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर कोई संस्वीकृति पुलिस द्वारा अपराध के आरोप के बारे में धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न के द्वारा नहीं कराई गई है तो भी वह इस आधार पर तो विसंगत हो ही जाएगी
कि वह पुलिस ऑफिसर इसके समक्ष है, ठीक है, इसके आधार पर विसंगत होगी तो भी रहा तो मामला ढाक के 3 पास, ठीक है ना, मामला तो बेकार ही रहा। लेकिन इस धारा में अगर पर्टिकुलरली इस धारा की बात करें तो इस धारा में विसंगत नहीं है। अब आप कहेंगे इस धारा में विसंगत नहीं, अगली धारा में विसंगत है, तो मतलब ही क्या रहा? मतलब इसलिए कि अगली धारा जो है वो पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति की बात करती है और यह धारा प्राधिकारवान व्यक्ति की बात करती है। और प्राधिकारवान व्यक्ति ये खाली पुलिस ही नहीं होती, अभियुक्त जिसे प्राधिकारवान समझता है। आपकी समझ प्राधिकारवान की किसकी है? वो प्राधिकारवान है या नहीं है, इससे क्या मतलब? ठीक है ना, वो प्राधिकारवान अभियुक्त उसे समझ रहा है, नौकर मालिक को प्राधिकारवान समझता। अगर मसला नौकरी का है, अगर मसला नौकरी का है, ठीक है, तो नौकर मालिक को प्राधिकारवान समझेगा, ठीक है। न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यह धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न के आधार पर कराई गई संस्वीकृति है और धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न किसके द्वारा दिया गया था? प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से। यह भी साबित कर दिया गया। और धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न किस बारे में था? अपराध के आरोप के बारे में, उसी के बारे में था। ये सारी कंडीशंस पूरी हो गई, ठीक है। और न्यायालय की राय में जो धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न था वो इतना पर्याप्त था, इतना पर्याप्त था कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक प्रकार का, ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन ये कर लेगा। यानी धमकी, उत्प्रेरणा, वचन होना चाहिए या प्रपीड़न होना चाहिए। और धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न, या ठीक है, धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न ये अपराध के आरोप के बारे में होना चाहिए। ये प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया जाना चाहिए। और प्राधिकारवान व्यक्ति अधिनियम स्वयं नहीं बता रहा है, बल्कि यह अभियुक्त की समझ पर निर्भर करेगा कि वो प्राधिकारवान किसे समझ रहा है। और यहीं पर न्यायालय की भूमिका भी है कि न्यायालय ये देखे कि क्या वाकई अभियुक्त उस व्यक्ति को प्राधिकारवान मान सकता है या नहीं। अगर न्यायालय की राय ये बनती है कि नहीं, ये अभियुक्त इसको तो कम से कम प्राधिकारवान मानेगा और इसके द्वारा दिए गए धमकी, उत्प्रेरणा या वचन या इसके द्वारा किए गए प्रपीड़न, इसके आधार पर अपराध के आरोप के बारे में यह विश्वास कर सकता है कि इसके द्वारा दिए गए धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न के आधार पर अगर हमने संस्वीकृति की या नहीं की तो आरोप के बारे में मेरी स्थिति अच्छी या बुरी हो सकती है। अगर न्यायालय को यह विश्वास आ जाता है तो वह फिर आगे की जांच करेगा और यही न्यायालय की भूमिका है, ठीक है। इसीलिए न्यायालय की भूमिका है, ये मैकेनिकल जॉब नहीं है, ये न्यायिक कार्रवाई है, क्योंकि इसमें विवेक अंतर्ग्रस्त हो रहा है। यहां पर न्यायालय की भूमिका चल रही है, वो देखे कि धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न किसने दिया, किसने किया। जिसने किया क्या अभियुक्त की नजर में वो प्राधिकारवान हो सकता है, ये देखे। और जो धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न है उसके आधार पर क्या अभियुक्त के मन में विश्वास आ सकता है कि उसके आधार पर अपराध के आरोप के बारे में उसकी स्थिति अच्छी या बुरी होगी। यह विश्वास उसके मन में आ सकता है क्या? और अगर यह आ सकता है तो क्या धमकी, उत्प्रेरणा, वचन और प्रपीड़न इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है जिसके आधार पर अभियुक्त को युक्त प्रतीत होने वाले ये आधार प्राप्त हो जाए। और हमने कहा था युक्त शब्द जहां पर आ जाए वहां पर आपको इनका अर्थ
यह लेना चाहिए कि संबंधित परिस्थितियों में क्या वैसा हो सकता है, क्योंकि जैसा एक परिस्थिति में हो सकता है वैसा दूसरी परिस्थिति में नहीं हो सकता। आप बहुत जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं और हमने आपको कोई सूचना दी, तो बिना सूचना पूरी तरह सुने आप ऐसा रिएक्शन देते हो मानो आपने सूचना पूरी तरह सुन ली है। तो अगर हम आप पर बाद में यह आरोप लगाए हैं कि सूचना द्वारा निर्देशित काम को आपने नहीं किया, ठीक है ना, तो आप और इसके उत्तर में आप यह कहो कि हमने सुना ही नहीं था, तो आपका उत्तर युक्त है, क्योंकि उन परिस्थितियों में अक्सर लोग नहीं सुनते। लेकिन आप काम एंड कूल बैठे हुए थे, फिर आप ये उत्तर दे रहे हो, तब ये अयुक्ति संगत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। उस समय आपके कानून कोई खराबी नहीं, हम बोले ठीक पिच के साथ थे, क्यों नहीं सुना आपने? आप झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है कि धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न, ये इतना छोटा है कि हमने कहा 2 थप्पड़ मारेंगे है तो ये ठीक है। धमकी, हमने आपको घंटे भर के लिए कमरे में बंद कर दिया है तो ये प्रपीड़न, ठीक है। हमने आपको कहा कि रुपए तुम्हें 10,000 मिलेंगे है तो ये वचन या उत्प्रेरणा, ठीक है। और नहीं तो तुम कत्ल का अभियोग स्वीकार कर लो, कोई नहीं करेगा, तो मारो तुम घंटे भर, नहीं तुम 2 घंटे बंद रखो, हम काहे स्वीकार कर ले हमने कत्ल किया, ठीक है ना। धमकी, उत्प्रेरण धमकी, उत्प्रेरणा या वचन या प्रपीड़न, इसे इतना पर्याप्त भी होना चाहिए न्यायालय की राय में कि न्यायालय को ऐसा लगे कि वाकई यह धमकी, उत्प्रेरणा, वचन या प्रपीड़न इस कोटि का है कि जो अपराध का आरोप अभियुक्त पर था, इसे अभियुक्त ही नहीं, कोई भी इसके संबंध में स्वीकृति कर लेगा, अर्थात स्वीकारोक्ति भरे इतने कथन कर देगा कि दायित्व उत्पन्न किया जा सके। अगर धमकी, उत्प्रेरणा, वचन न्यायालय की राय में इतना पर्याप्त नहीं है, तो इस तथ्य के बावजूद कि संस्वीकृति धमकी, उत्प्रेरणा या वचन के परिणाम स्वरूप जो कि आरोप के संबंध में था और जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से की गई है, इसके बाद भी संस्वीकृति विसंगत नहीं होगी, सुसंगत होगी। क्यों? संस्वीकृति अपराध की कार्यवाहियों में होती है और अपराध का शमन यही विधायी नीति है, ठीक है। अपराध का शमन विधायी नीति है और इसलिए अपराध के मामले में विधायिका कठोर है। इसीलिए उसने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 और वर्तमान की 21 उसमें यह तो लिखा कि गुप्त रखने के वचन पर की गई स्वीकृतियां विसंगत होती हैं, किंतु पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 और वर्तमान की धारा 22 उसमें नीचे गुप्त रखने के 3rd पैरा में गुप्त रखने के वचन पर की गई स्वीकृतियों को भी सुसंगत माना है, क्योंकि अपराध की संस्वीकृति होगी और अपराध की दशा में न्यायालय, अपराध की न्यायालय नहीं विधायिका, ये कठोर है। क्यों? अपराध समाज के अस्तित्व के विरुद्ध है। आप देखें 3rd पैरा में क्या कह रहा है, परंतु ये और यदि ऐसी संस्कृति अन्यथा सुसंगत है, ठीक है, यानी धमकी, उत्प्रेरणा, वचन इससे नहीं कराई गई, प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से नहीं कराई गई, अपराध के आरोप के बारे में धमकी, उत्प्रेरणा, वचन ये नहीं था, यानी अन्यथा सुसंगत है, ठीक है। अच्छा, कराई भी गई थी तो न्यायालय की राय में, ठीक है, इतनी युक्ति, ठीक है, इतनी पर्याप्त नहीं थी कि अभियुक्त को यह सोचने के लिए युक्त आधार देती कि वह अनेक रूप का कोई फायदा ये प्राप्त करेगा अपराध के आरोप के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अपराध के आरोप के बारे में अनेक फायदा, अगर पुलिस वालों ने यही कहा
सारी चीजें पूरी हैं। पुनराभियुक्त से कहा देखो भाई, तुम देखो स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें जन्नत नशीब होगे, और नहीं स्वीकार करोगे, ठीक है, तो आखिरत में तुम्हें अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ेगा, और तुमने स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब संस्कृति विसंगत नहीं है, नो डाउट, धमकी उत्प्रेरणा वचन से प्राप्त, क्योंकि उत्प्रेरणा ये तो दी गई, धमकी नहीं दी गई, प्रपीड़न नहीं किया गया, वचन नहीं दिया गया, लेकिन उत्प्रेरणा तो है प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से, पुलिस वालों ने दी। अपराध के आरोप के बारे में कि आरोप के संबंध में उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी अगर स्वीकार कर लेगा, जन्नत नशीब होगा, और बुरी होगी क्यों, आखिरत में अल्लाह का अज़ाब ये उस पर आएगा, ठीक है, न्यायालय की राय में, ठीक है। ये युक्त आधार ये भी हो सकता है क्योंकि एक धार्मिक मनुष्य है, ठीक है, अगर खौफे खुदा को मानने वाला व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर डरेगा, ठीक है, तो ये युक्त आधार ये भी दे रही है, ये भी सही है। लेकिन जो फायदा प्राप्त हो रहा है अभियुक्त को वो एक प्रकार का नहीं है, इस लोक में प्राप्त होने वाला फायदा नहीं है, आखिरत में, ठीक है, यह प्राप्त होने वाला फायदा है, ठीक है। इसलिए एक प्रकार का फायदा होने के बाद, ठीक है, फायदा न होने के कारण यह संस्कृति विसंगत नहीं है, सुसंगत है, ठीक है। संस्कृति अगर स्वतंत्र है, कोई उसके पीछे और कारण नहीं, तब तो वो सुसंगत है ही, ठीक है, तब तो सुसंगत है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो यदि संस्कृति अन्यथा सुसंगत है, चाहे ऊपर बताई गई आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण, ठीक है, या संस्कृति ठीक ढंग से जैसे की जानी चाहिए वैसे की गई, अन्यथा सुसंगत है, बस उसमें केवल एक कमी है, एक कमी है कि वह गुप्त रखने के वचन पर की गई थी। हमने ये कहा था, देखो हम बताएंगे किसी ने तो हमें बता दो सही बात, और उसने बता दी थी, ठीक है, तो केवल इस आधार पर विसंगत नहीं है, हाँ उसकी संस्कृति अन्यथा सुसंगत होनी चाहिए, अन्यथा अभियोजक को यह साबित करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति से संस्वीकृति किया जाना कहा गया है उस व्यक्ति से वाकई अभियुक्त संस्वीकृति कर लेगा। क्यों? क्योंकि तुम यूं ही अपने दोष को किसी को बताते नहीं घूमते जब तक उससे कोई संबंध ना हो, वो भले ही प्राधिकारवान व्यक्ति ना हो, तुम्हारी दोस्ती हो कम से कम, ऐसे कोई क्यों किसी को बता देगा। तो यदि अभियोजक ने साबित किया है कि अन्यथा वो स्वतंत्र है, यानी उसके गलत तरीके से प्राप्त किए जाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनमें से कोई भी चीज मौजूद नहीं, तो वो अन्यथा सुसंगत है, ये साबित कर दिया है अभियोजक ने। तो केवल इस आधार पर वो विसंगत नहीं होगी कि वह गोपनीयता के वचन पर या संस्कृति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप, यानी हमने कपट किया, जैसे रिश्वत के मामलों में तो अक्सर ही होता है कि खुद ही पैसे दे दिए और कहा कि दो इन्हें रिश्वत, जैसे उन्हें दी हट से पकड़ लिया, ठीक है ना, प्रवंचना के परिणाम स्वरूप हम तुमसे बैठे और शादी की बात करेंगे, बुलाया तुम्हें और वही टेप रख लिया, रिकॉर्ड कर ली, ठीक है ना, तो हमने प्रवंचना की ना, उसमें संस्कृति प्राप्त कर ली। तो प्रवंचना के कारण गुप्त रखने के वचन पर या उसे शराब पिलाई, नशे में किया और फिर पूछा उससे, नशे में अक्सर आदमी सच बोल देता है, ठीक है, तो जब आप नशे में है, ठीक है, तब उसने कोई संस्कृत की या ऐसे प्रश्नों के उत्तर में की है जिनका उत्तर देना उसके लिए जरूरी नहीं था। जरूरी अगर है तब तो तुम विवश उसे कर ही रहे हो भाई, अगर उस प्रश्न का उत्तर वो नहीं देगा तो धारा 132 एविडेंस एक्ट पुराना, उस प्रश्न का उत्तर जिसका देना उसके लिए जरूरी है, उस प्रश्न का उत्तर न दे तो ये, ठीक है, उद्धारित होगा कि उत्तर देता तो उसके खिलाफ होता, ठीक है, और फिर वो उत्तर दे रहा है उसको संस्वीकृति है, तो तुम विवश करके ही प्राप्त की गई है, ठीक है ना, तो वो तो विसंगत है, लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए जरूरी नहीं था, वो चाहता उत्तर देता, चाहता न देता,
और फिर भी तो उसने उत्तर दिया और उसमें संस्कृति है, तो वो सुसंगत है, वह विसंगत नहीं है। क्योंकि ये बात पहले सेक्शन 29 में थी, अब सेक्शन 22 के थर्ड पैरा में लिख दी उन्होंने कहा, परंतु यह और कि यदि ऐसी संस्कृति अन्यथा सुसंगत है, यह केवल इस कारण से असंगत नहीं हो जाती कि इसे गोपनीयता के वचन यह संस्कृति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अभियुक्त पर की गई प्रवंचना, इसके परिणाम स्वरूप ये या जब वह मत में हो या वह ऐसे प्रश्नों के उत्तर में की गई है जिनका उत्तर देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, चाहे ऐसे प्रश्नों का कोई भी स्वरूप या उसे इस बात की चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्कृति के लिए बाध्यकर नहीं है और साक्ष्य का उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है, तो संस्कृति केवल इस कारण विसंगत नहीं होगी कि वह गुप्त रखने के वचन पर कराई गई है, वह मत्तता की स्थिति में कराई गई है, वह प्रवंचना करके अर्थात कपट करके कराई गई है, ठीक है, वह ऐसे प्रश्नों के उत्तर में हुई है जिनका उत्तर देना अभियुक्त के लिए जरूरी था ही नहीं, ठीक है, केवल इस कारण से विसंगत नहीं होगी, या अभियुक्त को यह चेतावनी नहीं दी गई कि साक्ष्य में हम इसका तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे, ये चेतावनी देना जरूरी नहीं है, ठीक है, केवल इस कारण से विसंगत नहीं, अन्यथा सुसंगत होनी चाहिए, ये शर्त तो पहले ही है। यदि संस्कृति अन्यथा सुसंगत है, यानी अभियोजक ने यह साबित किया है कि संस्कृति स्वतंत्र है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो केवल इस आधार पर विसंगत नहीं होगी कि बचाव पक्ष ये साबित करना शुरू कर दे कि साहब वो तो गुप्त रखने के वचन पर कराई गई थी, कपट से करा ली, ठीक है, इस सब का कोई मतलब नहीं, या इनने ये बताया नहीं था कि हम अदालत में इस बात का साक्ष्य देंगे, उसने कर ली थी, वो बेचारा जानता नहीं था, अनपढ़ था, इस सब का कोई मतलब नहीं। अनपढ़ भी ये खूब जानता है कि अगर हम संस्कृति करेंगे अर्थात अपराध को करने के इतने तब तो स्वीकारेंगे तो हमें सजा हो जाएगी, इतना बच्चा कोई नहीं है, ठीक है, तो इस आधार पर केवल वो विसंगत, केवल इस आधार पर, केवल शब्द महत्वपूर्ण होता है कानून की दुनिया में, केवल इस आधार पर विसंगत नहीं हो जाएगी। हां, एक चीज जरूर है कि सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी में धारा 164 और नई में भी कोई ना कोई धारा ऐसी होगी, अभी पढ़ी नहीं है, वहां संस्वीकृति जब लेखबद्ध की जाएगी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर यह जिम्मेदारी है विधायी तौर पर कि वो ये चेतावनी देगा अभियुक्त को कि अगर वो संस्वीकृति करेगा तो साक्ष्य में उसके विरुद्ध इस्तेमाल होगी। तो अगर 164 की संस्वीकृति पेश की गई है तो आप धारा 22 थर्ड पैरा का तर्क नहीं दे सकेंगे यदि उसमें मजिस्ट्रेट ने बिना चेतावनी दिए संस्वीकृति अभिलिखित की है, तो आप ये तर्क नहीं दे पाएंगे कि धारा 22 के थर्ड पैरा में लिखा है कि अगर अभियुक्त ने कोई संस्वीकृति की है तो उसे अगर चेतावनी नहीं दी गई है कि साक्ष्य में उसके विरुद्ध इसका इस्तेमाल होगा तो वह केवल इस बात के न लिखे होने के आधार पर विसंगत नहीं होगी, ऐसा लिखा है वहां, इसलिए यह संस्वीकृति जो मजिस्ट्रेट ने अभिलिखित की है यह भी केवल इस आधार पर विसंगत नहीं हो सकती कि मजिस्ट्रेट ये अभियुक्त को बताना भूल गया कि इस प्रकार की संस्वीकृति करने की उसे कोई जरूरत नहीं, अगर करेगा तो साक्ष्य में उसके विरुद्ध इस्तेमाल होगी, केवल इस आधार पर यह संस्वीकृति भी विसंगत नहीं है। अगर आप ऐसा कहोगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो संस्वीकृति अभिलिखित की जाएगी उसके संबंध में सेक्शन 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का यह लागू होना शुरू हो जाएगा और सेक्शन 79 ये कहेगा कि विदिता अगर किसी के कथनों को लेखबद्ध करने के लिए कोई शर्त है तो यह उद्धारित किया जाएगा कि कथन के लेखन के समय वे परिस्थितियां मौजूद थी जिन परिस्थितियों के मौजूद होने का कथन लेख उसमें किया गया है, ठीक है ना, तो ये माना जाएगा मजिस्ट्रेट ने स्वतंत्र रूप से सारा कुछ किया है। तो एक विधि के आधार पर दूसरी विधि के उपबंधों को विफल नहीं किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के
धारा 22 के थर्ड पैरा के आधार पर आप सीआरपीसी की धारा 164 पुरानी वाली उसे विफल कर दो, इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन हां, अन्य संस्वीकृतियां, क्योंकि यहां जो संस्वीकृति है वो केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति हो, ये थोड़ी है। यहां तो संस्वीकृति आप किसी के सामने कर सकते हो, किसी के सामने की गई संस्वीकृति का साक्ष्य ये न्यायालय, ठीक है, न्यायालय में दिया जा सकता है। आप आके बता सकते हो कि ने हमें बताया था। बस ये साबित करना होगा कि संस्वीकृति स्वतंत्र है। और सेकंड पैरा में उन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर संस्वीकृति धमकी, उत्पीड़न, वचन इससे कराई गई, धमकी, उत्पीड़न, वचन प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया, आरोप के संबंध में दिया गया, न्यायालय की राय में वो इतना पर्याप्त भी है कि अभियुक्त को यह विश्वास करने के लिए युक्त आधार यह उपलब्ध कराता है कि अगर वह धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न के आधार पर काम करे तो अहिक प्रकार का कोई फायदा आरोप के संबंध में यह प्राप्त कर लेगा, या अहिक प्रकार की किसी बुराई का परिवर्जन आरोप के संबंध में यह कर लेगा। तो भी अगर यह धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न एक समय पर अभियुक्त को दिया गया था और अभियुक्त ने संस्वीकृति उस समय के इतने समय बाद की है कि कोई भी व्यक्ति यह विश्वास करेगा कि इतने दिनों तक उस धमकी, उत्पीड़न, वचन या प्रपीड़न का प्रभाव अभियुक्त के मस्तिष्क पर नहीं रह सकता, तो इस तथ्य के बावजूद कि संस्वीकृति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा उपात्त की गई है और उन्हीं परिस्थितियों में उपात्त की गई है जो फर्स्ट पैरा में वर्णित है, संस्वीकृति सुसंगत ही रहेगी, विसंगत नहीं होगी। यह बात पहले धारा 28 में थी, अब 22 के सेकंड पैरा में, ठीक है, क्योंकि यह मानव स्वभाव है। आप भी बहुत दिनों तक नहीं डरते किसी बात से। आपसे हम कहें कि मारेंगे और साल भर बीत जाए तो आपको कहे अरे यही से बहुत लोग बकते रहते हैं। तो मानवीय स्वभाव को ध्यान में रखकर ये सेक्शन बना है और इसके अपने ही औचित्य हैं, और ये सेक्शन ना हो तो सम्यक न्याय प्रशासन नहीं होगा। इसलिए अंततः ये अभियुक्त की नहीं, जैसे आम समाज की मान्यता होती ना कि अभियुक्त के फेवर के लिए संस्कृति बनाई गई है, ये नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया, नहीं, ये सामान्य सादा अभियुक्त का फेवर नहीं, समाज का फेवर, समाज की भलाई के लिए, निर्दोषों की भलाई के लिए यह सेक्शन बनाया गया है। शेष चर्चा अगली क्लास में होगी, देखिए।